डियर ऑल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक हमारा पेपर है या आप एचआर स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं। एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं वो है कोचिंग और मेंटरिंग में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरिंग या डिस्टिंग्विश बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरिंग। अगर कभी भी हमारे एग्ज़ाम में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आए या बहुत बार शॉर्ट आंसर में भी आपको कंपैरिजन के क्वेश्चन मिलते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि बेसिस ऑफ डिफरेंस एक कॉलम बना करके, मतलब 3 कॉलम बना करके हमको ऐसे आंसर को टैकल करना चाहिए। एक और बेसिस ऑफ डिफरेंस रहेगा कि किस आधार पर आप बंटवारा कर रहे हैं। दूसरी ओर जो आपका डिफरेंस आया है, एक साइड कोचिंग, दूसरे साइड में मेंटरिंग। कोचिंग का मतलब होता है सिखाना हिंदी में, और एक मेंटरिंग जिसको हम हिंदी में कहते हैं सलाह देना। सिखाने में और सलाह देने में बहुत फ़र्क है। वैसे कोचिंग, मेंटरिंग, काउंसलिंग, अगर आप कभी भी ये सारे टर्म को सुनेंगे आपको बिल्कुल एक सा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंतर के साथ सभी अलग अलग हैं। इस बात को हमको समझना होगा। तो कोचिंग और मेंटरिंग हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जो है मैं बता देती हूँ, फिर डिफरेंस हम करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। कोचिंग जो है वो जो ट्रेडिशनल हमारा एजुकेशन रहता है कि शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके तरीका वही है सिखाने वाला। उसमें आपको एक कोच रहेगा जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि पहली बार आप एचआर स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं तभी आपने कोचिंग को सुना होगा। कभी ना कभी आप कोचिंग में खुद भी गए होंगे जहाँ पर आपके कोच रहे होंगे, उन्होंने आपको सिखाया होगा, समझाया होगा। तो एक बात को तो समझना पड़ेगा कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, हो सकता है वो इंडिविजुअल हो या किसी ग्रुप को, हम कोचिंग देते हैं। क्यों देते हैं? तो पहला रीज़न तो यही होता है कि इंडिविजुअल नीड्स एंड अकम्प्लिशमेंट के लिए। आपको याद होगा कि बचपन में आपने भी कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा होगा या कोचिंग में जाकर के नाम लिखवाया होगा। तो फैमिली का कंसर्न ये रहता है कि वो अपने बच्चे को ऐसे ट्यूशन में ना या ऐसे कोचिंग में ना भेजे जहाँ बहुत सारे बच्चे हों। क्यों वो ऐसा करते थे? वो इसलिए ऐसा करते थे कि जो नॉर्मल ट्यूशन होता है उसमें भर भर के बच्चे जो है रहते हैं, तो उसमें हमारा जो बच्चा गया हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातों को सीख जाए, समझ जाए। हो सकता है उसके लिए वो बर्डन हो जाए। तो वो जो ट्यूशन है उससे थोड़ा एक लेवल अप है कोचिंग, जहाँ चाहे कोई इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, उनको क्लोज ऑब्जर्व किया जाता है। खास करके जो कोचिंग होता है वो बहुत इम्पार्शियल होता है। पार्शियलिटी की कोई वैसी गुंजाइश नहीं है और बहुत ज़्यादा नॉन जजमेंटल होता है। हमारा जो कोच है जो हमको सिखा रहा है वो फीडबैक मॉडल पर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, जो कोच हैं वो हमें कुछ सिखा रहे हैं तो फिर वो हमें बताएंगे कि हमारी खामी क्या है, हमारा कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है, ताकि हम उससे, जाहिर सी बात है कि सीख हासिल करें। कोचिंग का मतलब ही सिखाना होता है। लेकिन जब आप एचआरडी को पढ़ रहे हैं तब ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके से कोच देने वाले जो हैं, और ख़ास करके ऐसी जो ट्रेनिंग है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही हम नए जॉब में जाते हैं तो हमको हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, जहाँ क्लोज ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आपको नई नई ट्रिक सिखाई जाती है। आपका जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी जॉब को लेकर के रोल है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये बात समझना होगा कि जो चीज़
आपको सिखाई जा रही है। अगर आप विलिंगनेस आप में नज़र नहीं आ रहा है, आप सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, आप मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर कोचिंग जो है ओवरऑल फेल हो जाएगा। अब मेंटरिंग है, मेंटोर हो या गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला कोई भी हो, एक बात तो ध्यान देना होगा, कोचिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बात करता है, लेकिन मेंटोर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होता है। बेसिकली आप मेंटोर को देखेंगे तो बड़ा इनफॉर्मल तरीके से आपको वो सलाह देगा, और वो सलाह बहुत काम का होगा, और वो ऐसा सलाह देगा कि वो आपके ज़िंदगी के लिए भी काम आए और वो काम करे। तो बेसिकली कोचिंग जो है बहुत मोर प्रोफेशनल होता है मेंटरिंग की तुलना में। लेकिन मेंटरिंग जो है बहुत इनफॉर्मल टाइप का होता है, जहाँ मेंटोर जो है, हमारा मेंटर जो है, वो मेंटोर हमारा जो है वो मेंटी को, जिसको मेंटोर सिखाता है, जैसे हम किसी से सीख रहे हैं, हमारे टीचर हैं, तो वो मेंटोर कहलाएंगे और हम मेंटी कहलाएंगे। तो अगर कोई ऑफिस है जहाँ हमारे सीनियर हैं, तो वो नए जूनियर एम्प्लॉय को अगर कुछ गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो ये एक तरीके का ट्रेनिंग ही हो गया, ये हो गया मेंटरशिप। लेकिन हाँ, ये सलाह जो है वो बहुत लंबे समय तक उस एम्प्लॉय के साथ रहता है या उस स्टूडेंट के साथ रहता है। बेसिकली कोचिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट कंसर्न के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए मेंटरशिप को, मेंटरिंग को बहुत सही समझा जाता है। दोनों ही तरीका, चाहे कोचिंग हो चाहे मेंटरिंग हो, दोनों ही एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए है। लेकिन एक बात समझना होगा कि मेंटरिंग में एक चीज़ जो है थोड़ा सा मेंटरिंग को अलग करती है, कि जो सीनियर एम्प्लॉय होता है, जो सबसे ज़्यादा मोर एक्सपीरियंस्ड होता है पर्सन, वो इंडिविजुअल को, नए एम्प्लॉय को एडवाइस देता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो अपने जूनियर को या ट्रेनी को, और उसमें वो अपनी कहानियाँ भी सुनाता है, जीवन भर का अपना एक्सपीरियंस भी बताता है। लेकिन कोचिंग में जो आपका कोच है, ये ज़रूरी नहीं है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो वाइडर स्कोप जो है, जो वाइडर टर्म है, वो मेंटरिंग है, और कोचिंग जो है थोड़ा शॉर्ट है। मोर प्रोफेशनल जो होते हैं वो कोच होते हैं, लेकिन जो मेंटोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हैं। फर्स्ट टाइम हार्से और ब्लेंचार्ड ने 1960 में लीडरशिप स्टाइल में ही पहली बार ऐसे कोचिंग टर्म को लाया था, और उसके बाद से हमने जाना था। इसके अलावा कोचिंग को लीडरशिप स्टाइल में लाया भी गया, और इसमें बहुत सारी थ्योरी भी है जिसको हम पढ़ते भी हैं, लेकिन अभी वो सारे डिस्कशन करने की चीज़ नहीं है, उसको इंडिविजुअली एक सेपरेट वीडियो में हम जानेंगे। कुछ प्री रिक्विजिट है कोचिंग के, थोड़ा सा हम उसको भी समझ लेते हैं। कोचिंग पूरा का पूरा निर्भर करता है कि आप कितना सीखना चाह रहे हैं। कोचिंग पूरा का पूरा एम्प्लॉय के विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। अब ऐसा है कि आपका कोच आपके ऊपर पूरा मेहनत कर रहा है, खास करके स्पोर्ट्स का जो एरिया होता है, खेल कूद का एरिया होता है, वहाँ पे सबके पर्सनल कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, जो अपने उनके गाइडेंस में जो होते हैं उनको ट्रेंड करते हैं। लेकिन क्या है, अगर हमको कोचिंग मिल रही है और हम सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, मेरी विलिंगनेस उसमें नज़र ही नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक फ्लॉप मॉडल है। तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कोई आपको फीडबैक देगा, कोई आपके सुधार के लिए आपके ऊपर फोकस कर रहा है। दूसरी बात, कोचिंग अगर हमें मिल रही है, हमें कोई भी सिखा रहा हो, हमसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, कोई प्रोफेशनल पर्सन हो जो हमको कोचिंग दे रहा हो, अगर माहौल कॉर्डियल ना हो, एक सही माहौल ना हो, सीखने सिखाने वाला माहौल ना हो, तो फिर वो कोचिंग भी बेकार है। अब ऐसी जगह पर कोचिंग मुझे मिल रही है, या मेरा कोच जो है वो वही एकदम अजीब सा है, हम जैसा चाह रहे हैं कि उसके अंदर स्किल नज़र आए, वो खुद डरा सहमा हुआ है, जिस माहौल में हम पढ़ रहे हैं, तो बाकी और भी जितने लोगों को वही कोच
जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो है उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर माहौल सही नहीं है, जैसे हम बचपन से सुनते हैं कि एक पढ़ने लिखने का माहौल होता है, अगर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को लेकर के वेलकमिंग नहीं है, तो फिर कोचिंग मिल भी रहा है तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसमें एक्सपर्टीज ऑफ द लीडर भी होता है। अच्छा भाई, हमको जो सिखा रहा है अगर वही अपने काम में हुनरमंद नहीं रहा तो हम उससे सीखेंगे क्या, या उसका सीखें किस काम का। जो ज़िंदगी में खुद कभी एग्ज़ाम नहीं दिया हो, अगर वो खुद एग्ज़ाम का मतलब बताने लगे तो फिर ये कोई बात नहीं हुई। तो अगर हमारा जो लीडर है, जो हमारा कोच है, वो खुद ही ट्रेंड ना हो, अनट्रेंड हो, तो फिर वैसे कोचिंग का, वैसे अज्ञानी इंसान से अगर हम कुछ सीख भी लेते हैं तो वो कोई काम का नहीं है। कोचिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, जो कि इसी पूरे के पूरे पीडीएफ में हैं, आप इसको पढ़ेंगे। कोचिंग से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी काम को समझने की, चाहे चैलेंजिंग टास्क हो, वो सही हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कोच होता है वो लेवल बाय लेवल जो है हमको कोच प्रोवाइड करता है। वो सिखाता है कि तुम ये स्टेप लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो स्टेप लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तुमको चैलेंजिंग टास्क में भी कुछ चैलेंजिंग टास्क आ जाता है तो तुमको घबराना नहीं है, एकदम फाइटर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो कुछ इसके ये भी फ़ायदे हैं कि मुश्किल दौर में हम खुद को किस तरीके से संभालेंगे वो मेरा कोच हमको समझाएगा। इसके अलावा क्योंकि हम किसी से सीख रहे हैं, तो जब हम उनसे सीख रहे हैं और उनके अंदर अगर प्रॉपर लीडरशिप की क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं उनके ज़रिए वो क्वालिटी मुझ में भी आएगी, मुझे भी लगेगा कि मुझे भी लीड करना है। और फिर एक कोच अगर चाह ले, अगर वो ढंग से काम कर ले, तो उसके ज़रिए बहुत सारे न्यू लीडर बन सकते हैं। दूसरी बात, मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कोच का सही होना ज़रूरी है, बॉस का सही होना ज़रूरी है। अगर जिससे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं न्यू किसी जॉब में गया हूँ या गई हूँ और उसके बाद जो मुझे मेरा कोच ट्रेनिंग दे रहा है वो खुद डिमोटिवेटेड है, खुद परेशान है, कह रहा है तुम लोग जॉब छोड़ करके भाग जाओ, तो ऐसी परिस्थिति में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा नहीं, आप उल्टा डिस्करेज हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बनी रहे तो उसके लिए हमारे कोच भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एम्प्लॉय को आखिर वही मोटिवेट करेंगे, और जाहिर सी बात है कि कोचिंग का मतलब ही है सिखाना। तो आप किसी के गाइडेंस में हैं और अगर जो हमारा गाइड है वही मोटिवेटेड ना हो तो फिर बाकी का क्या होगा। एक बात और है जो बहुत ज़रूरी है, जिस वर्क प्लेस में या किसी क्लासरूम में जहाँ सीखने सिखाने का माहौल होता है, कोई इंसान जो है खुद से लीड लेता है, वो आपको सिखाना चाहता है। कई बार कोचिंग जो है ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जब नए जॉब में गए हैं तो हमको ट्रेनिंग मिल रही है उस समय मेरा कोच होगा। आप साथ में काम करते करते कई कलीग भी ऐसे होते हैं जो आपसे थोड़े सीनियर भी है, लेकिन वो आपको ऐसी ऐसी बात बता देंगे जो कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं बताया होगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के सारे नियम कानून कायदे को किस तरीके से काम करना चाहिए सारी बातों को बताते हैं। तो कोच जो है वो अपने जो कोची है जिसको सिखा रहा है उसके अंदर दोनों के बीच में, एक जो कोच है जो सिखा रहा है और एक जो कोची है जो सीखने वाला है, दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। ओवरऑल काम तो सीखने वाला है, और अगर हम सीखेंगे तो जो आदमी हमको सिखा रहा है, जो मेरा गाइड है, जो मेरा कोच है, अगर मेरा उसके साथ ही ट्रस्ट नहीं है, उसी पे भरोसा नहीं है, तो कुछ भी बताएगा तो हमको उस पर भरोसा आएगा ही नहीं। इसके अलावा कोचिंग से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर जो वर्कर जिसके पास कम स्किल है या फिर जिनके पास कम क्वालिटीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भाग जाते हैं, उनको लगता है कि वो वहाँ के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको दूसरी कंपनी पकड़ लेनी चाहिए। ऐसे में अगर कोचिंग प्रॉपर किसी भी कर्मी को, एम्प्लॉय को मिलती है तो एम्प्लॉय टर्नओवर, छोड़कर जाने वाले की संख्या ऑर्गेनाइजेशन को वो कम हो जाती है। तो ये तो फ़ायदा है। दूसरी बात, एडवांटेज तो हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन एडवांटेज वो क्या ही जब बिना डिसएडवांटेज के, तो क्योंकि वो चलेगा नहीं, एडवांटेज के साथ उसकी कुछ बुराइयां भी हैं। तो जो
अनविलिंग एम्प्लॉय हैं, जिनको सीखना पसंद नहीं है, जो खुद को स्वयंभू समझते हैं, जो खुद को महान समझते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हम तो सब काम कर लेंगे, उनके लिए कोचिंग जैसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, डिसएडवांटेज ये भी है कि आप जब किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग में टाइम कंज्यूम तो होता ही है। दूसरी बात, अनक्वालिफाइड लीडर जो हैं वो भी सबसे बड़ी खामी है। जो हमको सिखा रहा है वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, वो खुद कॉम्पिटेंट नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो योग्यता जो है, उसकी अयोग्यता जो है हमको नज़र आ रही है। उसको देखकर आप कह दीजिएगा कि ये हमको सिखाने वाला कौन होता है। तो अगर कोई ऐसे अनक्वालिफाइड लीडर हैं जो कोच बन कर के सिखा रहे हैं तो ये भी सही बात नहीं है। एक बात कहीं ना कहीं मेरे साथ तो होती है, पता नहीं आपके साथ होगी कि नहीं। कई बार कोच जब हमें सिखा रहे होते, समझा रहे होते हैं, तो जो कोची है, जो सीखने वाला है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है ओपिनियन को लेकर के। कोच कुछ और समझा रहा है, कोची जो है बोल रहा है नहीं मैं आपकी बातों को नहीं मानेगा। तो अगर दोनों के सोचने समझने में ज़मीन आसमान का अंतर है तो कहीं ना कहीं इससे लड़ाई होती है और एक जो म्यूचुअल ट्रस्ट रिस्पेक्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो किचकिच नहीं करना है, अगर कोई सिखा रहा है तो फिर उसको सीखना चाहिए। और ये कुछ डिसएडवांटेज रहे हैं जो ज़रूरी हैं जानने को। ऐसे जब हम कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग के 2-3 मॉडल्स भी हैं, जिसमें ग्रो और फ्यूल मॉडल तो बड़ा पॉपुलर है, लेकिन इस वीडियो में नहीं होगा क्योंकि इसमें बेसिकली हमारा जो मकसद है दोनों के डिफरेंस को जानना है। अब रही बात मेंटरिंग की, तो मेंटरिंग बिल्कुल एक एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के लिए सिस्टम है जहां आपका जो सीनियर होता है, जो मोर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल है, वो अपने छोटे को, मतलब नया जूनियर कोई कलीग आया है, कोई एम्प्लॉय आया है, उसको काउंसलिंग देता है, एडवाइस देता है, तुम ऐसे करो वैसे ना करो। तो ऐसा आप किसी भी जगह पर जॉब किए होंगे तो मिल जाएगा। इवन अगर आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो आपके भी सीनियर रहे होंगे जो बता देते होंगे कि ये जो सर है ना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उनके क्लास में मत जाना। तो ऐसा भी होता है कि मेंटरिंग मिल जाती है आपके सीनियर के द्वारा। लेकिन हाँ, एक कोचिंग और मेंटरिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस जो है मुझे लगता है कि कोचिंग थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है, लेकिन मेंटरिंग बहुत इनफॉर्मल होता है। जो आपको एडवाइस दे रहा है वो बिल्कुल कोच की तरह नहीं दे रहा है, वो बातों बातों में, कहानी के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए आपको एक रास्ता दिखा देता है। वो बच्चों की तरह आपको मेंटर जो है वो नहीं पढ़ाएगा। लेकिन कोचिंग में जो कोच है वो आपको बच्चों की तरह एकदम सारी बारीकियां बताएगा। कोचिंग का मकसद शॉर्ट टर्म गोल को फुलफिल करना है, एकदम प्रेजेंट की बात करता है। जी हाँ, कोचिंग की एक खासियत है कि वो सिर्फ प्रेजेंट ओरिएंटेड है। उसका मतलब आपको बहुत महान बनाने से नहीं है, लेकिन अगर आपको महानता चाहिए तो फिर मेंटरिंग जो है सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो मेंटोर है वो अपनी मेंटी को, जिसको सिखा रहा है, जो नया जूनियर एम्प्लॉय है या कलीग है जो नया आया है, उसको गाइड भी दे रहा है, वो उसका एडवाइज़र भी है। और ये एक तरीके का मेंटरिंग ट्रेनिंग होता है। अच्छा, तो आप सोच कर देखिए कि आप नए नए एम्प्लॉय हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, आपका सीनियर आपको कुछ सिखा रहा है, बड़े प्यार से समझा रहा है, सलाह दे रहा है, तो फिर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। तो एक एडवांटेज जो है मेंटरिंग का है कि इससे जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। हम क्यों छोड़ कर जाएंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मेरा वर्क इन्वायरमेंट इतना सही है। तो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट भी मेंटरिंग के जरिए बनता है। सीनियर जूनियर को नीचा नहीं दिखा रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि तुमको कुछ आता जाता नहीं, कैसे आ गए हो। वो तुमको बुली नहीं कर रहा है, बल्कि तुमको सिखा रहा है, सलाह दे रहा है, और उसका जो कहानी, जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपके लिए मददगार रहेगा। एक बात जो कोचिंग में नहीं है, मेंटरिंग में है। मेंटरिंग सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है। अब सेल्फ डेवलपमेंट में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट आ गया। अब आपका स्पिरिचुअल बेटरमेंट हो, आपका इकोनॉमिक बेटरमेंट हो, किसी तरीके का बेटरमेंट हो, लेकिन ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, बिल्ड करने के लिए मेंटरिंग का ज़रूरत है। लेकिन ये बात कोचिंग के लिए नहीं है। कोचिंग आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को मॉडिफाई नहीं करता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं लाता है। इतना ही नहीं, मेंटरिंग एक ऐसा शक्तिशाली वेपन है जिसके जरिए जो मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं, जो ज़्यादा
ज्ञानी एम्प्लॉय हैं, जो सीनियर कहे जाते हैं, वो जो कम जानकार है उसको भी थोड़ा सा सशक्त मजबूत करता है कि भाई टेंशन नहीं लो, पहली बार हम आए थे तो हम तो लैपटॉप खोल भी नहीं पाते थे। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएगा आपको कि लगेगा कि मुसीबत बहुत छोटी सी बात है भाई, हम लोग बेकार डर रहे हैं। देखो हमारा बॉस जब पहली बार आया था तो लैपटॉप नहीं खोल पा रहा था। तो ऐसी कहानियाँ, एक्सपीरियंस वो आपको बताएंगे और आपके मूड में वो जो आपका डर है या लग रहा है आपको कि आप किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में सेट नहीं कर पाएंगे, तो मेंटरिंग के जरिए आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, वही डिसएडवांटेज जो कोचिंग में है कि मेंटर कुछ और समझा रहा है, सलाह दे रहा है, लेकिन मेंटी उसके बातों से सहमत नहीं है। तो दोनों का मिसमैच जो है, मिसमैनेजमेंट करवा देता है। तो अगर हम दो लोगों के विचार, सीनियर के विचारधारा से अगर जूनियर प्रभावित नहीं है तो फिर तो भाई किचकिच होगा ही, लड़ाई झगड़ा होगा ही। फिर इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। कई केसेस में आप देखेंगे कि जो मेंटोर है, जो सीनियर है, वो एक्सप्लॉइट करने लगता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देगा कि वो जो लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, जो जूनियर है, उसको मेंटली उसका स्ट्रेस लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि सलाह देते देते कब आप उसके जीवन पर हावी हो जाते हैं आपको भी मालूम नहीं होता है। अब हर चीज़ में वो गाइड करने लगा है जिसमें उसको गाइड की ज़रूरत भी नहीं है। तो गलती बस उसकी है ना कि वो जूनियर है। अब क्या वो सारी बातें मानेगा? रोल कन्फ्लिक्ट का भी इशू आता है। अब ये इशू क्या होता है, तो भाई मेंटोर जो है वो गाइड कर रहा है। अब गाइड कर रहा है मेंटी को। कई बार होता क्या है कि हम गाइड तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में ही अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। जैसे कि जो मेंटोर है उसको मालूम ही नहीं है, उसके अंदर वो कला ही नहीं है कि वो किसी को गाइड कर सके। तो इससे भी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर वो आपको समझा ही नहीं पाएगा, चाहे वो कितनी भी कहानियाँ सुना ले, कुछ भी सुना ले। तो पहले ये जो प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो होनी चाहिए। सलाह आप तभी ना दूसरों को देंगे जब खुद आप उस पर अमल करते हैं। कई बार होता क्या है कि जब हमें कोई सलाह देने लगता है तो हम उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट कर जाते हैं। बात बात में अपने सीनियर को डिस्टर्ब करना हो गया, इवन हर बात को उससे पूछने लगना कि क्या करे, अगला स्टेप क्या ले। तो उससे आपकी पर्सनालिटी वीक भी हो जाती है। तो जो मेंटोर है उसके अंदर ये आर्ट होना चाहिए कि वो किसी को गाइड कर सके। ऐसा ना हो कि उसके अंदर वो आर्ट ही नहीं है और वो सबको गाइड करने चला है। उसके अंदर भी एक होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। चलिए, बेसिकली ये कुछ मोटा मोटी डिफरेंसेस रहे हैं। अब थोड़ा सा कुछ क्विक टिप्स है रिवीजन के लिए कि कोचिंग जो है वो शॉर्ट टर्म होता है और कोई खास गोल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होता है। मैं आपको बताई हूँ, शॉर्ट टर्म होता है और पर्टिकुलर किसी गोल को पूरा करने के लिए आपको सुपरविज़न में रखा जाता है। कोच आपको सुपरवाइज करता है, ट्रेनिंग दी जाती है। अब फोकस ऑन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, मालूम है भाई, पर्टिकुलर आपका गोल है। अब उसके लिए आपका जो कोच है वो आपके ऊपर, आपके परफॉर्मेंस पर नज़र रखेगा। उसके बाद फीडबैक मॉडल भी है, मैं बता चुकी हूँ। कोच इक्वल टू एक्सपर्ट इन स्किल यू वांट टू लर्न। अब कोच है, किसी खास पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाह रहे तो उसको तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू होता है, हर स्टेप पर कोच आपकी मदद करता है, एकदम बच्चों की तरह आपको सिखाता है। अब इसमें खुल करके क्वेश्चन आंसरिंग सेशन चलता है, फीडबैक देता है कोच, आपको प्रैक्टिस करवाता है, समझाता है। कोच बताता है आपको कि क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए सही हैं, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन बता चुकी हूँ, रिलेशनशिप बहुत फॉर्मल होता है, प्रोफेशनल होता है। काम से काम का मतलब पर्टिकुलर गोल को फुलफिल कर लिए, फिर मुझे कोच की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके कोच की ये ड्यूटी होती है कि वो आपसे काम करवाए। आपके टारगेट, आप जिसके लिए कोच को हायर किए हैं या जो कोच आपके लिए आया है, वो आपको ट्रेनिंग देगा शॉर्ट टर्म के लिए, फिर वो चला जाएगा। उसकी ड्यूटी यही है। अब वो मेंटोर की तरह नहीं है कि वो आपको ज़िंदगी भर सलाह देता रहेगा। कोच की ये गलती कह सकते हैं हम, क्योंकि हम लोगों ने दोनों के डिफरेंस को किया है कि बस जो स्किल आप सीखना चाह रहे हैं, तो इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्किल जो है, अगर कुछ खास चीज़ आपको ऑफिस में काम करने लायक आपको
जॉब रोल जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दे करके चला जाएगा। वो आपकी पर्सनालिटी को बनाने का ठेका नहीं लेकर के रखा हुआ है। उस वो अगर आपको चाहिए कि आपको पर्सनालिटी बिल्ड हो तो फिर उसके लिए मेंटरिंग बेस्ट है। इसके अलावा कोचिंग अक्सर मैं बता चुकी हूँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग में यूज होता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में तो बाप रे बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, कोचिंग शब्द का ही मतलब हमने क्रिकेट वगैरह में ही सुन के रखा हुआ है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में कोच की बहुत अहमियत होती है। उनके बिना तो कोई खिलाड़ी जो है बेचारा रह ही नहीं सकता। मेंटरिंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए है और करियर फोकस्ड है। पूरे के पूरे करियर को बनाने वाला जो होता है वो मेंटोर होता है। उसकी सलाह जो है अगर वो अच्छी सलाह देता है तो फिर जो जूनियर एम्प्लॉय है या जो कलीग है उसको कभी परेशानी नहीं होगी। और करियर का मतलब ही होता है सीक्वेंस और ए पोजीशन हेल्ड बाय ए पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम में हम जिस जिस पोजीशन पर जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारा मेंटोर जो हमारा गाइड दे रहा है, जिसके गाइडेंस में हम चल रहे हैं, उसकी रोल होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करता है मेंटरिंग। अब मेंटोर जो होता है एक्सपीरियंस्ड गाइड इन योर फील्ड, ये दोनों में लगभग कॉमन है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जो मेंटोर होता है, कोच बहुत ज़्यादा सीनियर हो या ना हो, लेकिन मेंटोर जो है वो बहुत वेल एक्सपीरियंस पर्सन होता है। उसके पास ज़िंदगी का भी तजुर्बा होता है और स्किल तो खैर होता ही है। फ्लेक्सिबल होता है, जब मर्जी तब वो आपको बता देगा। कोई घटना हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, उसको देख करके वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि ऐसे में ऐसा करो। इनफॉर्मल बातचीत भी करता है, क्योंकि वो जब अपने एक्सपीरियंस कहानियों को बताता है तो फिर उसके साथ आप बिल्कुल इनफॉर्मल टॉक करते हैं और अपनी भी बातों को शेयर करते हैं। लाइफ लेसन भी शेयर किया जाता है, विजडम एंड नेटवर्क, कब कैसे कहाँ कैसे हम आए थे तो क्या हुआ था, ये सारी बातें सीनियर मेंटरिंग में शेयर करता है। तो मेंटरिंग का काम है सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करना। एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह होता है मेंटोर, काउंसलर होता है, और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए हमको कोचिंग की ज़रूरत होती है। खास करके कोचिंग का काम ही यही होता है कि उसका फोकस होता है कि वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे और प्रेजेंट की बात करता है। उसको आपके भविष्य से लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेंटोर है, जो सलाह देता है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता है। हॉलिस्टिक अप्रोच होता है, मतलब एवरीथिंग मैटर। वो आपके पूरे के पूरे पर्सनालिटी को सुई से लेकर तलवार तक सारे मैटर को हल करने वाला होता है और फ्यूचर की बात करता है। वो बताता है कि तुम अभी जिस हाल में हो ऐसे ही नहीं रह जाना, तुमको और अच्छा करना है। मेंटोर जो है वो ओवरऑल पथ प्रदर्शक होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है। ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है भाई। जूनियर सीनियर में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेंटोर और मेंटी वाला ही रिश्ता हो। अक्सर ऐसे रिश्तों में बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है, इशू होता है। हायरार्की को लेकर के भी जूनियर कह देता है कि हम नहीं मानते हायरार्की को। तो कहीं ना कहीं टॉप डाउन की बातें हैं, अप डाउन की बातें हैं, लेकिन फिर भी अगर दोनों के बीच में ट्रस्ट है और एक थोड़ा भाईचारा आ जाता है तो फिर फैमिली की तरह हो जाते हैं। और फिर जो मेंटोर है वो आपको एकदम दूर दृष्टि देता है। वो बोलता है कि प्रेजेंट में मत जियो, आज कमाओ आज ही खाओ, ये वाली बात मत करो। आज कमाओ आज खाओ, लेकिन फ्यूचर के लिए भी बचा के रखो। ये बातें मेंटरशिप में आपको पता चलती है। ये पर्सन सेंट्रिक ज़्यादा होता है, सिर्फ स्किल सिखाने के लिए नहीं। स्किल तो कोई सिखा देगा, कोच सिखा देगा, ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही आपको ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन तजुर्बा क्या हर एक लोग देगा? हर एक इंसान आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। तो मेंटोर इतना बड़ा काम करता है कि वो आपको रास्ता दिखा देता है। ये बहुत बड़ा बात है। इसके अलावा कोचिंग में एक फीडबैक अप्रोच भी रहता है कि कोचिंग का फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। स्पेसिफिक गोल के लिए हमने जो कोचिंग लिया है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। गोल हमारा कंप्लीट, जो हमने स्पेसिफिक टारगेट किया है, पर्टिकुलर गोल हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। और कंटिन्यूअस जो हमारा कोच होता है वो हमें मॉनिटर करता रहता है कि उसने जो जो सिखाया है बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखता है कि वो हम सीख पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन मेंटोर ये नहीं है। मेंटोर हमारे माथा पर बिल्कुल सवार नहीं होता है। वो ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है मेंटी का, और उसको मालूम है कि उसके स्वभाव में अगर बदलाव आ रहा है तो बिल्कुल उसको शॉर्ट टर्म में भी फ़ायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में भी
फ़ायदा मिलेगा। कोच जो है स्पेसिफिक एरिया में ट्रेंड होते हैं, लेकिन मेंटोर जो होते हैं सिर्फ स्पेसिफिक एरिया वाले नहीं होते। उनका जो एक्सपीरियंस और जो उनका एक्सपर्टाइज होता है वो मेंटी को हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो। तो ओवरऑल वाइडर स्कोप मेंटरिंग का है। इसके अलावा कोचिंग बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, लेकिन मेंटरिंग जो है वो ज़्यादा इनफॉर्मल नेचर का होता है और ये बिल्कुल नेचुरली ग्रो करता है। अभी तो हम कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ रहे हैं, सीनियर और जूनियर का दोस्ती हो जाना ये बहुत नेचुरली है। अगर दो लोगों का माइंडसेट मिल गया तो कोई 55 का हो, कोई 55 का हो, मैटर नहीं करता है। अगर मेरा आपका माइंडसेट मैच कर जाता है तो बिल्कुल हमारी दोस्ती हो सकती है और एकदम हम लोग एक साथ बिल्कुल हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं, विचारों को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत हो सकता है। लेकिन कोच के साथ ऐसा नहीं है। कोच एकदम कट टू कट बात करने वाला होता है, बहुत फोकस्ड होता है, परफॉर्मेंस आपकी स्किल को इम्प्रूवमेंट के लिए देखता है। लेकिन मेंटरिंग मतलब ओवरऑल ग्रोथ जो है उसकी बात करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, इसकी बात जो है सिर्फ मेंटरिंग करता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म और टास्क ओरिएंटेड होता है कोचिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है मेंटरिंग। तो हम डिफरेंसेस को कर रहे हैं। इसके अलावा कोचिंग में हम गोल सेट करते हैं, हमको क्या टास्क कैसे अचीव करना है। लेकिन मेंटरिंग बहुत सलाह देने वाला होता है, बिल्कुल एडवाइजरी नेचर का होता है, जहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा मेंटोर शेयर करता है। इसके अलावा स्पेसिफिक स्किल में एक्सपर्ट जो हैं वो हो सकते हैं कोच हमारे, लेकिन मेंटर जो है सीनियर और एक्सपीरियंस्ड गाइड होता है, थोड़ा बुजुर्ग टाइप का होता है। सीनियरिटी उसमें मैटर करती है, लेकिन कोच हो सकता है हमारे उम्र का ही हो, वो हमसे बस स्किल में माहिर हो, ये हो सकता है। आउटकम दोनों का बस यही है कि मेंटरिंग में वो आपके कॉन्फिडेंस, आपके विजन को डेवलप करता है, कैपेसिटी बिल्ड करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है। स्क्रीन को देख करके आप लिख सकते हैं। याद रखने के लिए एक हैक है जो आप लोगों के लिए बनाया गया है। कोचिंग मतलब क्लियर गोल एंड कंट्रोल, और मेंटरिंग मतलब मैच्योरिटी एंड मीनिंग। चलिए, कुछ मेथड है, कुछ तरीका है, अगर इसको देखना होगा देख सकते हैं। बाकी लिखने के लिए बड़ा सही है, इसीलिए इसको मैं छोड़ करके जा रही हूँ। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोच आपको बताता है कि आप कैसे कोच आपको सिखाता है कि आप फास्ट दौड़ सकते हैं, वो आप में वो स्किल ला देगा। लेकिन मेंटोर बताता है कि तुम किस रास्ते दौड़ो कि तुम फास्ट हो जाओ, तो डायरेक्शन बताने वाला मेंटोर होता है। कोचिंग स्किल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म, विजडम ट्रस्ट लॉन्ग टर्म, ये भी फार्मूला भी है, इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग में ट्रेनिंग गाइडिंग होता है, मेंटरिंग में गाइडेंस ओवर टाइम। जब जब ज़रूरत पड़ी हम ले लिए, ऐसा नहीं कि रोज़ हमको बच्चे की तरह पढ़ना हो। ज़रूरत पड़ी हम अपने मेंटोर से बात कर लिए, सलाह ले लिए। ज़िंदगी में कभी परेशान रहें, कुछ भी हो, तो कोचिंग बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस एम होता है, स्पेसिफिक स्किल्स के लिए होता है। मेंटरिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रिलेशनशिप, फोकसिंग ऑन ओवरऑल ग्रोथ एंड करियर गाइडेंस देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए कि कोचिंग को गोल्स को कवर अप करना है, पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए कोचिंग दिया जाता है। लेकिन मेंटरिंग जो है आपके हॉलिस्टिक पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, सब कुछ बताया जा चुका है। टाइम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, महीना के लिए, 6 महीना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेंटरिंग लॉन्ग टर्म के लिए है, ये ज़िंदगी भर चलने वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखिए, कोचिंग बहुत फॉर्मल प्रोफेशनल होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। मेंटरिंग इनफॉर्मल होता है, बस रिश्ते पे, भाईचारा पे, बहुत ऑर्गेनिकली होता है बॉन्ड। अप्रोच गोल ओरिएंटेड, स्किल सेंट्रिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन मेंटरिंग आप देख सकते हैं गाइडेंस ओरिएंटेड होता है, गाइड का रोल भी बता दिया है। एक
टीचिंग करता है, दूसरा इंस्पायर करता है। स्कोप जो है ये बड़ा सिंपल इसलिए लिखी हूँ क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं। वीडियो को एक एक करके स्लाइड को पढ़ना जो है बिल्कुल सही मुझे नहीं लगता है। बाकी इतना तो ज़रूर समझा दी हूँ कि अब मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल भी करूँगी तो आप इसको लिख लेंगे। कोचिंग का कुछ और भी एग्जाम्पल है कि कोई स्पोर्ट्स का कोच है जो आपको बैटिंग का तरीका बता रहा है। उसी तरीके से कोई कंपनी का ट्रेनर है जो आपको प्रेजेंटेशन का स्किल सिखा रहा है। लेकिन मेंटरिंग है कि कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है वो आपको कुछ रास्ता बता रहे हैं, कोई आपके बड़े सीनियर भैया आपको गाइड कर रहे हैं। तो कोच फिक्स करता है हाउ यू परफॉर्म, लेकिन मेंटर बताता है कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है। कोचिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। एक बार रीड कर लेंगे तो मुझे लगता है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम भर भर के लिख सकते हैं अगर हमको बेसिक क्लियर हो गया है तो। अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ है तो फिर दिक्कत है, लेकिन अगर बेसिक हमारा इस टॉपिक पर क्लियर है तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैं बता चुकी हूँ। डिसएडवांटेज भी बता चुकी हूँ, भले इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी हूँ लेकिन मोटा मोटा तौर पर मैं इसको बता चुकी हूँ। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, 10-10 दोनों है। मेंटरिंग का भी एडवांटेज दे दी हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। थोड़ा सा जूम आउट आप कर सकते हैं स्क्रीन को ताकि आप इजीली लिख पाएँ, चश्मा लगाने की ज़रूरत ना हो। इसके अलावा डिसएडवांटेज भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्या क्या है, ओवर डिपेंडेंस, सब कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। आप इसको जूम कर सकते हैं, इसको इजीली लिख सकते हैं। पढ़ने भर की दे रहे हैं, बड़ा आसान टॉपिक है। इसके अलावा कोचिंग के लिए कुछ की पॉइंट हैं जो मैं आपको वापस से दे रही हूँ। तो कंटेंट बहुत इनफ है, इसको आप लॉन्ग आंसर में इजीली लिख सकते हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर, प्रोसेस, अप्रोच, सब कुछ है इसमें। इसके अलावा कोचिंग के कुछ की फीचर्स हैं वो भी आप देख लीजिए। कोचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कोचिंग भी कुछ दिया हुआ है, आसान है, मुझे लगता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस भी दिया हुआ है कोचिंग का। कोचिंग के थ्योरी को भी हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं जो हमको स्मार्ट बनाएंगे, अलग बनाएंगे। प्रोसेस भी है कोचिंग का, देख लेंगे। बेनिफिट होगा, एचआरडी को क्या बेनिफिट होगा अगर वो कोचिंग देता है। कोचिंग के बारे में सारी बातें जो हैं लिखी गई है। मेंटरिंग के बारे में भी सारी बातें जो है लिखी गई है। एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट भी आपको दिख रहा होगा, टेबल, स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको लिखा जा सकता है। एक और कोचिंग है, दूसरी ओर जो है मेंटरिंग दिया हुआ है। तो मेंटरिंग कोचिंग के लिए मुझे लगता है इतना ज़्यादा कंटेंट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। बनाने में बड़ा मेहनत लगा है कि कुछ भी छूटे नहीं। मेंटरिंग में भी टाइप है, जिस तरीके से कोचिंग का टाइप भी है वो भी बताई हूँ, आप देख सकते हैं। इतना सिंपल है कि अब ये बस आपके लिए है, ये एक ट्रीट है जो आपका काम आएगा। लेकिन डिफरेंस लिखने का ये तरीका सही नहीं है, आपको 3 कॉलम में बना के लिखना है। एक और बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरा कोचिंग, तीसरा मेंटरिंग। आप देखिए, पर्पस है, टाइम फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, 20 डिफरेंस आपको इसमें मिल जाएगा। एग्ज़ाम में जितना याद हो सके, जितना दिमाग में जाए उतना आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं। तो कुल मिला करके इसमें 20 पॉइंट डिफरेंस के कहीं भी नहीं मिल पाएगा इतना सारा पॉइंट आपको। ये 20 पॉइंट है आपके लिए। यहाँ जा कर के स्लाइड ख़त्म हो रहा है। बैठिए घर में, आराम से लिखिए, पढ़िए। मीनिंग बता चुकी हूँ, अभी के लिए इतना ही।